घोषणा कर दी गई। कैसे देखा जाए इस खबर को और कैसे यहां से आगे की रणनीतियों को, इंडिया गठबंधन को कैसे देखा जाए? देखिए, पहली इसमें जो सबसे बड़ी खबर जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि प्रियंका गांधी का संसदीय पारी शुरू हो रही है। और वो क्योंकि अच्छी वक्ता हैं और लोकसभा में वो जोरदार अपनी पारी शुरुआत करेंगी वहां से जीत कर आने के बाद। अब लोकसभा में तो एक संख्या बढ़ेगी ही, विपक्ष की आवाज जो है वो बढ़ेगी। देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये ऐसे लोग हैं, अखिलेश यादव, ये ऐसे लोग हैं जो कई एमपीज के बराबर की ताकत रखते हैं लोकसभा के अंदर, अकेले होने के बावजूद। महुआ मोइत्रा, ऐसे तमाम सारे नाम हैं जी। जो कि बहुत अच्छे वक्ता हैं और ये काफी असरदार होंगे। पहली बात तो एक तो ये बड़ा फैसला है, जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी को करना ही था, एक सीट छोड़नी थी और कल ही उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरीट से इसकी जांच पड़ताल कर ली थी कि कैसे क्या प्रक्रिया वगैरह क्या है। अब यहाँ से राजनीति जो है कुछ और, अब लोकसभा का सत्र होगा तो मेरे ख्याल से अब ये उपचुनाव जब भी होगा तो विंटर सेशन में प्रियंका गांधी लोकसभा में दिखाई देंगी। तो ये एक बड़ा सरदर्द बीजेपी नहीं, के अभी लिए। मानसून सेशन है, मानसून सेशन है। मानसून सेशन है, इस बीच अगर जुलाई चुनाव हो जुलाई गए। एंड से मानसून, उसकी घोषणा भी हो चुकी है। मैं डेट अभी भूल रहा हूं, लेकिन जुलाई एंड से है। जुलाई एंड से हाँ, 15 अगस्त तक, उससे पहले तक, तो 13-14 अगर तक, 13 तक। उपचुनाव अगर इलेक्शन कमीशन तुरंत करवा देगा हाँ, अगले एक आध महीने में, तब। तो वरना वो विंटर सेशन में ही आएंगे। लेकिन जो लौटते हैं राजीव जी, जो राजनीति का माहौल चल रहा है इस देश में, तो एक आध बात उस पर। अब तो ये फैसला हो गया, ये फैसला होना ही था। प्रियंका गांधी के बारे में जरूर एक संशय था कि वो तैयार होती कि नहीं होती है, तो वो राजी हो गई, अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। वो सीट अब परिवार के पास रहेगी। तो 3 सीटें हैं इनके पास, अमेठी, रायबरेली और वायनाड। तो ये सफल होती रहेगी। अब स्मृति ईरानी का नहीं पता है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। हाँ, इस पे मैं आने वाला था, इस पे आने वाला था कि क्या स्मृति ईरानी वायनाड जाएंगी, एक अब बड़ा ये तो सवाल है। बीजेपी को फैसला करना है जी। कि वो वायनाड से वो वहां से लड़ती है कि नहीं लड़ती है। मेरे ख्याल से लड़ना चाहिए, उनको चुनौती देनी चाहिए। स्पीकर के पोस्ट को लेकर राजीव जी बहुत अभी आप चर्चा कर रहे थे, स्पीकर के पोस्ट को लेकर अब अगली जो चुनौती है मोदी सरकार के सामने, वो जो 2-3 बड़ी चुनौतियां वो स्पीकर के पोस्ट को लेकर। आपने कहा कि ओम बिरला को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अभी राजनाथ सिंह के घर में एक बैठक हुई थी, वहां ओम बिरला भी मौजूद थे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें नहीं की जिसके लिए बुलाई थी, कुछ और वो बातें करते दिखाई दिए। लेकिन ओम बिरला जी हैं फ्रंट पेज पे, फ्रंट फुट पे। और पहले भी हम लोगों ने राजीव चर्चा की थी कि उनको माइक का स्विच पता है कि कहाँ है, जी। और इसलिए उनकी आवश्यकता रहेगी। और लेकिन उसमें 2-3 बातें देखिए। एक तो जेडीयू ने हथियार डाल दिए और जेडीयू इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्थित प्रेशराइज कर पाए नीतीश कुमार। लेकिन टीडीपी ने अभी गिव अप नहीं किया है। तो जो बातें चल रही हैं वो ये है कि डिप्टी स्पीकर की पोजीशन विपक्ष को दी ही न जाए और डिप्टी स्पीकर टीडीपी का हो जाए। एक और गलत परिपाटी नरेंद्र मोदी जो मैंडेट है उसकी अवहेलना करते हुए करने जा रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही गलत संदेश जाएगा। देखिए, 14वीं लोकसभा में मैं यहां से चलता हूं कि परंपरा हाल फिलहाल क्या रही है। 14वीं लोकसभा में जब मनमोहन सिंह, यूपीए का पहला टर्म, मनमोहन सिंह थे, तो अकाली दल जो बीजेपी का सहयोगी दल था उस वक्त,
अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल डिप्टी स्पीकर थे। वाजपेयी जी के समय पीएम सईद थे, लंबे समय तक डिप्टी स्पीकर रहे। 15वीं यूपीए 2 की सरकार में मनमोहन सिंह की बीजेपी के करिया मुंडा डिप्टी स्पीकर थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जब आए पहली बार प्रधानमंत्री बन के 2014 में, तो इन्होंने अपने सहयोगी दल का डिप्टी स्पीकर बनाया पी थम्बीदुरई को, जो एआईएडीएमके के थे। परंपरा ये रही है कि डिप्टी स्पीकर पोस्ट विपक्ष को दी जाती है। वो टीडीपी को विपक्ष के खाते में डालकर वो करना चाहते हैं। अब इस पे क्या टीडीपी राजी होगी, क्या टीडीपी स्पीकर का पद छोड़ देगी? अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रही थी और तमाम लोग, हम सब जानते हैं कि अगर स्पीकर का पोस्ट उनके पास नहीं रहा तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ वही होगा जो महाराष्ट्र के स्पीकर ने किया। ओम बिरला जी तो एक्टिव होके काम करते हैं ना। ओम बिरला जी इसके लिए तो जाने नहीं जाते कि बड़े निष्पक्ष स्पीकर हैं वो, पिछले और सोमनाथ चटर्जी की तरह या और जो बड़े स्पीकर्स हुए हैं पुराने उनकी तरह। इसके लिए वो जाने नहीं जाते हैं। वो सत्ता पक्ष के साथ खुलेआम पक्षधर होकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। दिखे गए हैं, वहाँ कैमरे लगे होते हैं, सब दिखता है कौन क्या बोल रहा है। तो एक ये जो परेशानी है, ये अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं जी, तो वो सदन को सुचारू रूप से चलने देने में बाधा क्रिएट करेंगे, अविश्वास पैदा होगा। एक अविश्वास उन्होंने पहले ही पैदा कर दिया कि किरण रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया। अब किरण रिजिजू विपक्ष के साथ थोड़ा फ्लोर मैनेजमेंट चाहते हैं, संबंध अच्छे चाहते हैं, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास गए। चेयरपर्सन तो सोनिया गांधी हैं पार्लियामेंट्री पार्टी की, उनके पास वो नहीं गए क्योंकि उन्होंने अपने बयानों से, अपने राजनीति से इतना ज्यादा कड़वाहट पैदा कर दी है। और अभी भी वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उस कड़वाहट में कोई कमी रखना नहीं चाहते। तो ये सब संकेत ऐसे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उस मैंडेट का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जो इनको जनता ने संदेश दिया। जनता ने सुप्रीम लीडर को रिजेक्ट कर दिया है कि इस देश को सुप्रीम लीडर नहीं चाहिए। वो भले ही आप कैबिनेट के मंत्री वही रख के आप संदेश देते रहे। और उसमें सबसे बड़ी बात प्रशांत जी कि आपसे ये समझना चाहता हूं, और आपसे ही नहीं बल्कि आप चारों साथियों से, और थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी, उनसे भी, कि सदन के अंदर स्पीकर पद को लेकर जो गहमा गहमी का माहौल है, क्या ये पहली लड़ाई है जिसमें इंडिया गठबंधन भी चाहेगा कि इस लड़ाई को हम जीतें, और उधर बीजेपी जो अभी तक करती आई है, नरेंद्र मोदी जिस ढर्रे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या माना जाए? यहां पर थोड़ा टेक्निकली अंदर न जाते हुए नरेंद्र मोदी की राजनीति और इंडिया गठबंधन की आज की राजनीति को जरा बाइफरकेट करके समझाइए। देखिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति, राजीव जी, समन्वय की राजनीति नहीं है। उनको जनता ने आदेश जरूर दिया है कि आप समन्वय की राजनीति करो। उनको आरएसएस ने भी कुछ अलग शब्दों में ये बात कही है कि आप समन्वय की राजनीति करो, लेकिन वो उस मिट्टी के बने नहीं है कि वो लोकतांत्रिक हो जाएंगे। किसी व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्तित्व होता है, वो बदलता नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई समन्वय की राजनीति करेंगे। वहां पर टकराव होगा, और टकराव में संख्या के बल पर वो कोशिश जरूर करेंगे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों जो है वो अपने पास रखे। एक बात तो तय ये हुई है राजीव जी कि इस बार डिप्टी स्पीकर होगा। पिछली बार डिप्टी स्पीकर था ही नहीं, तो इस बार डिप्टी स्पीकर तो होगा। अब ये कोशिश होगी कि डिप्टी स्पीकर टीडीपी को दे दें और
स्पीकर अपना रखें, ओम बिरला को ही रखें क्योंकि उनको माइक का स्विच मालूम है कहाँ है। ये संभावना हो सकती है, लेकिन क्या इस पे टीडीपी राजी होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो कि टीडीपी का कैंडिडेट अगर आता है तो। लेकिन डिप्टी स्पीकर वो टीडीपी को दें या कांग्रेस या विपक्ष को ऑफर करें, इन सब के बावजूद भी विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को स्पीकर की पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए और स्पीकर के पोस्ट पे कैंडिडेट उतारकर ऐसा कैंडिडेट उतारें ताकि उसका एक राजनीतिक संदेश भी जाए, वो अच्छा व्यक्ति भी हो, स्पीकर जीत जाए तो सदन भी अच्छा चलाए, तजुर्बेकार हो वो, लेकिन उसके खिलाफ वोट देना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मुश्किल में डाले, उनकी जवाबदेही तय करे उनके मतदाताओं के सामने भी। ये राजनीति विपक्ष को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष ये इस मौके को गंवाएगा नहीं कि डिप्टी स्पीकर पे भी अपना दावा रखे और स्पीकर पे भी कंटेस्ट करवाए और दोनों में एक राजनीतिक संदेश वहां से निकलता है जो निकलना चाहिए। दूसरा एक और बात कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का लेना चाहिए कि पद की नहीं, मुझे लगता है कि वो फैसला भी इस मीटिंग में हो गया होगा, जिसको सही समय पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी राय है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद संभालना चाहिए। अब शैडो में रहने का वक्त नहीं है दो भारत जोड़ो यात्राओं के बाद। और यह ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सामने दो तरीके के मीडिया है राजीव जी। एक कॉर्पोरेट का मीडिया है जिसका टेलीविजन चैनल्स, जिन्होंने 10-12 साल राहुल गांधी की इमेज को खराब करने का काम किया और आज भी करते हैं। वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है राहुल गांधी को बदनाम करने का, उसमें वो मीडिया लगा हुआ है, टेलीविजन मीडिया। जो दूसरा मीडिया है जिसको आप कह सकते हैं कि सेकुलर मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, उस मीडिया ने भी राहुल गांधी की बात कभी नहीं की। उस मीडिया ने भी मोदी की मदद की ये करके कि अगर मोदी नहीं तो कौन, इस सवाल को जीवित रखा उस मीडिया ने, जिसको हम सेकुलर मीडिया के नाम से आमतौर पर जानते हैं। वो बड़े बड़े लेखक जो वहाँ पे लिखते हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की को रिकॉग्नाइज नहीं किया। एक आध मतलब देशबंधु को छोड़ के, डीबी लाइव को छोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे राहुल गांधी की बात की शुरू से। लेकिन आप देखिए कि यूट्यूब में भी जो लोग चैनल्स हैं उन्होंने भी बहुत कम बात की। एक दो के वीडियो मुझे याद है जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रोजेक्ट चला उसको एक्सपोज किया, बदनाम करने का प्रोजेक्ट। लेकिन आमतौर पे आप देखिए कि इस सेकुलर मीडिया ने भी राहुल गांधी को रेस्क्यू नहीं किया। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने, जिन्होंने अपनी इमेज भारत जोड़ो यात्रा से खुद बनाई, लोगों से मिले, सीधे जनता से संवाद किया, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद इसलिए देना चाहिए कि इस मीडिया को, इस मीडिया के प्रोजेक्ट को नाकाम करने के लिए आप कितना इग्नोर करोगे भाई जी। मैं सबके नाम लेना नहीं जानता हूं, लेकिन नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं, कि इन लोगों ने राहुल गांधी का को बुरी तरीके से जो है वो इग्नोर किया। तो नेता प्रतिपक्ष का भी पद लेना चाहिए राहुल गांधी को और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पे कंटेस्ट करना चाहिए।